अगर आपको याद हो, कल हमने इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था बेटा कि कंपनी के अपने डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय ये कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकते। इसी तरह इनके आगे कोई और एम्प्लॉयज हो, इनका कोई और अलहदा कारोबार हो, उसमें एम्प्लॉय हो, या ये किसी और कारोबार में किसी और अच्छा, इससे पहले मैं एक वो थोड़ा सा डिस्कस करूं, क्योंकि हमने यहाँ पे भी एथिक्स डिस्कस करने हैं। तो पिछले 2-3 दिनों से मार्केट के अंदर एक खबर है कि जो हमारे सीएफओज हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि कुछ टैक्स अवेजन्स हैं जो बड़ी शदीद किस्म की जो सामने आ रही है। और एफबीआर क्या करने जा रहा है, जो सीएफओज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, क्योंकि टैक्स अवेजन में वो मुलव्वस। अब हुआ क्या कि ऐसे में कुछ आई कैप के मेंबर्स जो एक्स प्रेसिडेंट भी हैं, उनके समेत, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने फेसबुक के ऊपर इधर उधर मैसेज चलाना शुरू कर दिया कि जिन जिन सीएफओ के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होने जा रही है, जिनके नाम हैं इस तरह के, तो वो नाम हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें। हम उनकी हर तरह की आई कैप के प्लेटफॉर्म से हम उनकी हर तरह की मुआवनत करेंगे, ताकि हमारे मेंबर्स को कोई कुछ ना कह सके। कुछ इस तरह के ख्यालात का इजहार किया गया। तो इंतहाई बेशर्मी और घटिया किस्म की सोच, क्योंकि आई कैप ने बड़े वाजे करके कोड ऑफ एथिक्स दे रखे हैं, जो हम बच्चों को यहाँ पे पढ़ा पढ़ा के हम ही खुदा ना खासा तत्ते तवे पे अपने आप को तल रहे होते हैं। और वहां पे क्या कहा जा रहा है कि जो लोग भी टैक्स एवेजन में, यानी कि जो बेईमानियां कर रहे हैं, तो वो जरा अपने नाम हमें बता दें, क्योंकि आपने जो बेईमानी की होगी मजबूरी में की होगी, लेवल नहीं हो गया है। यानी कि हर जगह पे सियासत, हर जगह पे इस तरह के हालात। और और हम क्या करेंगे, उनकी कानूनी तौर पे आई कैप जिसको चाहिए था कि ऐसे लोगों की मेंबरशिप कैंसिल करें, है, क्योंकि उन्होंने जाहिर बात है कि कोड ऑफ एथिक्स के जो बेसिक्स, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी वायलेशन की है। बल्कि आई कैप क्या कर रहा है ऑफिशियली, उसके जो लोग हैं वो लगा बाद उन्होंने फौरन से फिर एक आधे उसने वो डिलीट भी कर दिया, लेकिन लोगों के हाथ में तो आ गया है। और फिर उसके बाद आईसी मैप के साथ इनकी नहीं बनती, किसी के साथ भी नहीं बनती, किसी इदारे के साथ इनकी, ना आईसीसी वालों के साथ, किसी भी अकाउंटेंसी की कोई बॉडी, उनके साथ इनकी बनती नहीं आई कैप वालों की। तो फिर वो आईसी मैप वालों ने भी इस चीज को वो पकड़ के वो करना शुरू कर दिया है, बताना शुरू कर दिया, एथिक्स सिखाना शुरू कर दिया आई कैप के मेंबर्स को और आई कैप को। तो अजीब सा मेरे बच्चे, मैंने कहा कि चलें ये ना हो के बाद में हम भूल लें, तो आपके साथ ये बता दें कि आई कैप के कुछ पुराने लोग बेईमान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बचाने की इंशाल्लाह भरपूर मेहनत करेंगे, और उनके लिए जो कानूनी मदद होगी वो कानूनी मदद भी उनको देंगे, ताकि बेईमान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेईमान रहें और वो बेईमानी करते रहें। और मजबूरी में करते हैं मेरे बच्चे, देखो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घर बार। तो ऐसे हालात में अगर उनके ऊपर पर्चा हो गया, उनके पर्चे के लिए मान लो कि एफआईआर हो जाती है, तो उसके लिए उनके पास, बेचारों के पास पैसे भी नहीं होंगे। तो पैसे भी इंशाल्लाह एक ऐप खुद बंदोबस्त करेगा उसका। इंशाल्लाह 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 हम अपने बेईमान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने दें। तो ये छोटी सी बात जो पिछले 2-3 दिन में काफी ज्यादा है। और एक दो दोस्तों से बात हुई मेरी, तो उन्होंने भी भरपूर किस्म का खदशे का इजहार किया कि ये बिल्कुल ये बातें बड़ी दूर दूर तक हैं, उनके हाथों में बड़े पक्के सबूत आ गए हैं। और एक केस तो मेरे साथ एक ने शेयर किया, बिलियंस का, मिलियन नहीं, बिलियंस का। एफबीआर वाले भी बीच में शामिल हैं। उनका एक जस्ट वहां पे चाय देने वाला बंदा एफबीआर के अंदर, उसने बिलियंस का फ्रॉड किया। मैं आज आपके साथ उसको शेयर करूंगा, जो उसने मुझे सेंड किया उन्होंने। तो खैर, तो ये हालात है मेरे बच्चे, बड़ा अजीबोगरीब। वो ये कह रहे हैं कि ये हमें मजबूर करते हैं एफबीआर वाले। वो तो खैर उनका तो काम ही राशि है, वो तो अल्लाह माफ करे, उनका तो काम ही है। चलें खैर, लेकिन तो कौन कौन से लोग ऑडिटर नहीं बन सकते, ये जो हमारी कंपनी के अपने डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय होंगे, इनके आगे पार्टनर और एम्प्लॉय वो भी नहीं बन सकते। फिर यहाँ पे कल हमने एक केस डिस्कस कर लिया था, क्योंकि जब पास पेपर करेंगे इस तरह की सिचुएशन आएंगी कि डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय अगर आज के दिन के ऊपर हमारी कंपनी में है, वो ऑडिटर नहीं बन सकते। और अगर इनको छोड़े हुए भी 3 साल नहीं गुजरे, तो तभी ऑडिटर नहीं बन सकते। लेकिन एक और बात हमने डिस्कस की थी कि अगर ये इन लोगों के आगे कोई पार्टनर्स या इंप्लॉयज हो, जब तक तो ये हमारे यहाँ पे कंपनी में काम कर रहे हैं उस वक्त तक तो वो भी इनएलिजिबल है। लेकिन अगर ये छोड़ दें, कंपनी अभी फॉरेन छोड़ दें, तो ये तो अगले 3 साल तक इनएलिजिबल रहेंगे, ये डिस्क्वालीफाई रहेंगे, वो ऑडिटर नहीं बन सकते। लेकिन इनके आगे पार्टनर और जो इंप्लॉइज हैं वो फॉरेन से, हाँ, लेकिन ये ना हो उनकी फर्म के पार्टनर ना। अब ये भी देखिएगा, अज्यूम कर लें कि ये जो मिस्टर ए है, ये किसी फर्म में डायरेक्टर, सॉरी पार्टनर है, और हमारी कंपनी का ये डायरेक्टर भी है। इसने क्या कर दिया, यहाँ पे आज अपने यानी कि रिजाइन दे दिया कि भैया मैं मजीद यहाँ पे डायरेक्टर नहीं रहूंगा। लेकिन अब कंपनी चाहती है कि हम ऐसा कर लेते हैं, ये जो मिस्टर बी है, इसका जो पार्टनर है, अब इसको ऑडिटर अपॉइंट कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे, फर्म के लिहाज से एक बात कल हमने डिस्कस की थी, अगर एक ऑडिटर डिस्क्वालीफाई होगा तो पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई होगी।
अब इसी फर्म के अंदर मिस्टर ए अगले 3 साल तक ऑडिटर नहीं बन सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्म में अगर एक बंदा डिस्क्वालीफाई है तो बाकी पार्टनर भी डिस्क्वालीफाई होंगे। हाँ, बाकी कोई और कारोबार होता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्म के अंदर मेरे बच्चे यहाँ पे जाहिर बात है कि वो पार्टनरशिप है, तो वहां पे वो इनएलिजिबल हो। और फिर हमने डिस्कस किया था डायरेक्टर का सपोज, डायरेक्टर का सपोज मेरे बच्चे, ये नहीं कि कोई और मतलब कि ऑफिसर या एम्प्लॉय, डायरेक्टर का सपोज वो भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। और फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई बंदा कंपनी का इंडेप्टेड हो, मकरूज हो, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता, लेकिन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ना हो। अगर तो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो फिर मकरूज नहीं कंसीडर होगा। जैसे हमने डिस्कस किया था कि बैंकों का काम है उधार देना, अगर बैंकों ने उधार दे रखा हो तो इट्स ओके है। यहाँ पे हम मान लो कि पढ़ाते हैं हम बच्चों को, क्या जैसे अभी आई कैप कर रहा है, आई कैप की पॉलिसी है कि जो बच्चे भी नीचे कैफ पीआरसी कर रहे हो तो वो हमसे एसएफएस प्रोग्राम ले लें, और हम आज उनकी माली मामनत क्या, हम उनकी फीस कम कर देंगे, और जब वो बड़े होंगे सीफैब में जाएंगे तब हमें पे कर दीजिएगा। है तो खैर मैं वैसे समझाने की बात कर रहा हूँ इस तरह। खैर वो ये तो नहीं कि बंदा जाते सीफैब में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा और वो ऑडिट करना शुरू कर देगा, लेकिन अगर पॉलिसी के मुताबिक अगर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आप किसी इदारे के मकरूज हो तो मेरे बच्चे फिर आप बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने फिर इसकी 2 एक्सेप्शन दे दी। उन्होंने कहा कि इन 2 लोगों को हम मकरूज नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन एक हद तक, एक हद से आगे हम मकरूज कंसीडर कर लेंगे, चाहे इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी है। जैसे हमने डिस्कस किया था सबसे पहले क्रेडिट कार्ड, कि अगर फर्म के किसी पार्टनर के पास क्रेडिट कार्ड है किसी बैंक का, अगर तो 1 मिलियन तक मकरूज है तो फिर तो ठीक हो गया, लेकिन अगर 1 मिलियन से ज्यादा का मकरूज हुआ तो हम मकरूज कंसीडर करेंगे, चाहे ये इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है और वो ऑडिटर नहीं बन सके। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे ये लिमिट हमने डिस्कस किया था हर पार्टनर के लिए अलग अलग है, ये सारे आपने कलेक्टिव नहीं करना वहां पे, क्योंकि जब पास पेपर करेंगे फिर इस तरह की सिचुएशन आएंगी, तो अभी से आपने और रखना है। और फिर हमने डिस्कस किया था अगर यूटिलिटी कंपनीज का कोई मकरूज हो पिछले 90 दिनों तक के बिल का, तो फिर तो मेरे बच्चे ऑडिटर बन सकता है, लेकिन 90 दिनों से ज्यादा फिर हम मकरूज कंसिडर करेंगे। तो ये मेरे बच्चे उसने एक्सेप्शन उसके दे दी। और फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी और बंदे ने, यहाँ पे हमने सिनेरियो लिया था कि अगर कोई और बंदा है, कोई मिस्टर ए है, कि मिस्टर ए इस कंपनी से लोन मांग रहा था, लेकिन कंपनी कह रही थी कि भैया आप ऐसा करो, हमें कोई गारंटी दे दो या कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो। इसने कहा था मैं ये मिस्टर बी को कह दूं, ये आपको गारंटी दे देगा। उसने कहा कि ठीक हो गया, तो इसने गारंटी दे दी, लोन मिल रहा है मिस्टर ए को, लेकिन गारंटी मिस्टर बी ने दे दी। और कल कंपनी सोच रही है कि मिस्टर बी को ही हम ऑडिटर अपॉइंट कर लेते हैं, तो कानून ने मना कर दिया। कानून कहता है कि चाहे आपने खुद लोन लिया हो, चाहे किसी के लोन की गारंटी दी हो, एक ही बात है। हाँ, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इसका गारंटियां देना है, इस तरह की कोई एजेंसी, कोई इदारा बना रखा है इसने जहां पे लोगों के लोन की गारंटी देता है, तो फिर इट्स ओके। इसी तरह हमने डिस्कस किया था कि ए पर्सन हु वेदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, अगर तो कारोबारी ताल्लुक है कंपनी के साथ, तो मेरे बच्चे फिर भी आप उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकते। लेकिन अगर वो कारोबारी ताल्लुक आपका इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि आप भी कोई कारोबार करते हो और वो कंपनी तो जाहिर बात है कारोबार के लिए ही बनी होती, तो अगर तो दोनों का कारोबारी ताल्लुक है आपस में, तो फिर तो इट्स ओके। कोई चीज आप सप्लाई करते हो उनको, वो चीज बना के बेच रहे हैं, इट्स ओके है। या जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि आप इमारतें बना के वो देते हो, रेंट पे देते हो, और वो कंपनी, उसको एक बिल्डिंग चाहिए थी अपना ऑफिस बनाने के लिए, तो आपने उनको, आपका काम है बिल्डिंग बना के आप रेंट पे देते हो, ये कारोबार है, तो आपने कारोबारी नेचर में या उस नौयत में आपने क्या कर दिया, उनको एक बिल्डिंग दे दी, तो ये कारोबारी ताल्लुक है आपका, तो वो एक्सेप्शन है। लेकिन अगर कारोबार इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उससे हटके आप कोई इस तरह का बिजनेस रिलेशनशिप होगा, जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर उस बंदे का काम बिल्डिंग रेंट पे देना ना हो और उसने फिर अपनी बिल्डिंग को रेंट पे दे दी, तो हम इसको बिजनेस रिलेशनशिप समझेंगे। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था अगर कोई बंदा फ्रॉड में कन्विक्टेड हो, देखो वो किसी भी गुनाह में कन्विक्टेड कह देगा, लफज आ जाएगा फौरन से वहां पे कन्विक्टेड, कि मिस्टर ए मान लो कि उसने कोई क्या चोरी की है, उसमें कन्विक्टेड है। अब चोरी में मेरे बच्चे और फ्रॉड में वह तो चीजें मिलती जुलती हैं, लेकिन शायद इसमें कोई फर्क भी है तो खैर जो भी है, उम्मीद है कि वो अल्फाजों में जो भी हो, जब तक लफ्ज फ्रॉड ना नजर आए, बस आपने ये ध्यान रखना है। इसके अलावा किसी और क्राइम की वो कर रहा होगा, उसने उसने कहा होगा कि मान लो कि वो तावान के लिए उसने बच्चों को वो किया, अगवा किया है, तो हम कहेंगे कि भाई फ्रॉड तो नहीं है ना, है तो, या खुदा ना खासा किसी का कत्ल कर दिया, फिर हम कहेंगे भाई फ्रॉड तो नहीं है। तो लेकिन बहरहाल फ्रॉड हो और कन्विक्टेड हो, 10 साल तक वो बंदा डिस्क्वालीफाइड है। 10 साल के बाद मेरे बच्चे वो पाँच साफ हो जाएगा। अभी ये फ्रॉड हुए हैं यहाँ पे, लेकिन इसको फ्रॉड थोड़ी बोलेंगे सर, ये तो टैक्स एवेजन हुई है, और टैक्स एवेजन फ्रॉड थोड़ी होता है सर, है। लेकिन बहरहाल ये तो अब एफबीआर बताएगा। अच्छी बात है, देखो हम तो अपने मुल्क मुल्क के लिए ना, कि अगर तो इस तरह की चीजें खत्म हो तो हमारा भी भला हो, है। टैक्स लोग कमाते हैं यहाँ से, टैक्स देते नहीं, और वो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, हम लोगों से रिकवर करती है सेल टैक्स की मद में, फलानी चीजों की मद में, है, या जो एम्प्लॉयज हैं
उनके ऊपर जो इनकम टैक्स है वो लगा के वहां से रिकवर करते हैं। और ये लोग अपने जितने भी कारोबारी लोग हैं ये सारे अपना टैक्स इस तरह बचा लेते हैं। और बचाने में अकाउंटेंट के अलावा फाइनेंशियल फ्रॉड पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे बच्चे वो, और खास तौर पे जो कारोबारी लोग जो फ्रॉड होता है, ये तो घर में होता है ना, घरों के फ्रॉड हम करते हैं, अपने सब्जी में पैसे बचा लिए कुछ और चीजों में, तो वो तो अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है उसके अंदर। ले बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट हमने डिस्कस किया था, क्योंकि इसकी वजह क्या थी, बॉडी कॉर्पोरेट क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी है, और कंपनी को हमने मना कर दिया कि भाई आप लिमिटेड लायबिलिटी के साथ होते हो तो हम लिमिटेड लायबिलिटी के साथ ऑडिट अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए कंपनी को मना कर दिया। इनको ना डिटेल में आपने कोशिश करना, कल वाले लेक्चर मेरे बच्चों वो सुन लेने जो जिन्होंने नहीं सुना, ताकि उसमें सारा आपको आइडिया हो जाए। बाकी इसका इंशाल्लाह जब 5 पेपर करेंगे वो हर एक सिनेरियो डिस्कस हो जाएगा। लिबर्टा कहता है ए पर्सन हु इज नॉट, ये अगर कोई आई कैप के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, मेरे बच्चे नाम के कोड ऑफ एथिक्स मादरत के साथ हैं, अभी आपके सामने केस मैंने आपको रखा, ये बस हमें ड्रामेबाजी है सादा अल्फाज में, किताबों में रखा हुआ ताकि आप पेपर पास कर लें। इसको सिर्फ आपने पढ़ना है इस कॉन्टेक्स्ट में कि आप पेपर पास कर लें। प्रैक्टिकली मेरे बच्चे इस तरह का कुछ नजर नहीं आ रहा कि इनके कोई कोड ऑफ है। और मजे की बात क्या है, इनकी बेशर्मियां बेहयाइयां अगर कोई बंदा कहीं पे डिस्कस करे उसके खिलाफ उसको कहते हैं तेरे खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और मजे की बात क्या है, वही बंदा ये जो अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं एक्स प्रेसिडेंट, यही इसी बंदे ने पिछले दिनों में आई कैप को कहा कि एक फलाना ग्रुप है, फलाना पेज है, वो हमारे बारे में बात करता है कोई वो हमारे बारे में शायद वो हमें ना गुजर रही है, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। भाई वो भी तो सीए के बच्चों का है? तो लेकिन बहरहाल और सीए के मेंबर्स भी हैं उसमें भी लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करें क्योंकि वो हम मेरे बारे में बात करता है या हमारे फलाने बंदे के बारे में बात करता है। लेकिन खुद देखो है माशाल्लाह फ्रॉडिये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको बचाने के लिए आई कैप से प्रॉपर बातचीत कर रहा है ताकि उसको हर लिहाज से उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। मालदार जरा थोड़ी सी रेलिवेंट बातें कर दी, क्योंकि दुख होता है मेरे बच्चे इस तरह का, ये लोग सारे आई मीन क्या कहेंगे बंदा इनको कहे, इनके लिए अल्फाज बोले, वाहियात लोग सारे नहीं, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, शरीफ लोग, लेकिन वो सारे शरीफ लोग कोई मुफ्ती बन गया कोई कुछ बन गया, कम से कम फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रहा नहीं, जिसने इस चीज से बचा वो सही बात है। उसने वो एक ये डॉक्टर डॉक्टर जाकिर नाइक से भी पिछले दिनों में मुलाकात थी, यार मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, बहुत कमाल के वो मुबल्लिग हैं, मुफ्ती भी हैं, बड़े कमाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो भी, उन्होंने भी छोड़ छड़ा के सारा कुछ ये काम शुरू कर दिया है। कहता कि पर्सन, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। जरा मैं मेरे बच्चे कल हमने डिस्कस कर लिया था, जरा इसका एक सिनेरियो मैं आपके सामने रखता हूँ, जरा मुझे बताइएगा कि यहाँ पे ये सिनेरियो क्या बनेगा, सही है या गलत है। अज्यूम कर ले कंपनी है, उस कंपनी की एक होल्डिंग है, कल की बातें याद है ना वैसे आप लोगों को, एक कंपनी उसकी एक होल्डिंग है, होल्डिंग के मेरे बच्चे डिबेंचर्स ऑन करता है, मान लो कोई मिस्टर ए ये ऑन करता है, मिस्टर ए की स्पाउस मिस बी उसकी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, तो यहां पे इस कंपनी ने इसके साथ राब्ता किया कि आप ऐसा कर लें, आप हमारी कंपनी का ऑडिट कर दें आज। क्या ये मिस बी इस कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर सकती है? लेकिन क्या लफ्ज वहां पे सिक्योरिटी लिखा हुआ था? तो फिर तो मैंने आपको एक चीज बताई थी मेरे बच्चे कि हमारे लॉ के अंदर जो लफ्ज जिस तरह लिखा हो आपने उसको उसी तरह पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ शेयर्स की बात हुई है, इसके अलावा बॉन्ड्स हो डिवेंचर्स हो कुछ भी हो आपने उसको कंसिडर नहीं करना, आपने उसको इग्नोर कर देना, उसको कहना कि भाई शेयर थोड़ी है, वहां पे तो शेयर्स की बात हुई है इसलिए ये लोग क्या है ये एलिजिबल है, ये ऑडिटर बन सकते हैं, तो डिवेंचर का कहीं पर नहीं लिखा हुआ मेरे बच्चे। क्या रखोगे इस बात को, ये देखो आई कैप कैसे खेलता है, तो इस तरह का सिनेरियो बना देगा आपके लिए। लिमिट तो ये सबसे अहम था मेरे बच्चे, ये जो आखिरी पॉइंट था जिसमें एक एक बंदा खुद, ये भी ताल्लुक रखना है, एक बंदा खुद, उसका माइनर चिल्ड्रन और उसका स्पाउस और इसकी फर्म का कोई भी पार्टनर, इसकी फर्म का कोई भी पार्टनर, अगर मेरे बच्चे उस क्लाइंट के इनके पास शेयर्स हों, अगर उस क्लाइंट के इनके पास शेयर्स हों तो ये उनका ऑडिटर नहीं बन सकता। हाँ, फिर वही बात, सीधा नहीं सर बोलना, उसके लिए तरीकाकार क्या था कि एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वो डिस्क्लोज करेंगे कि भैया हम तो शेयर होल्डर भी आपकी कंपनी के, या मेरा फलाना बच्चा छोटा बच्चा या मेरी बेगम या मेरे मान लो के फर्म के पार्टनर ये क्या है फर्म शेयर होल्डर भी हैं,
तो वो फिर डिस्क्लोज करेगा और 90 दिनों के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देगा शेयर्स को। अब ये 90 दिन क्यों दिए हैं? ताकि एक मुनासिब कीमत उनको मिल जाए। ये ना हो कि मान लो कि एक क्लाइंट उनको मिल रहा है 10 लाख रुपए का, लेकिन उनके पास शेयर्स भी अच्छे खासे उस कंपनी के, और आज उनको उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के लिए उन बेचारे पार्टनर्स को क्या करना पड़े, शेयर्स बेचने पड़े, और उस पर 20 लाख रुपए का नुकसान हो जाए। फौरन बेचेंगे तो शायद अभी मार्केट में शेयर्स की वैल्यू कम हो और उनको 20 लाख का नुकसान हो जाए, जबकि क्लाइंट कितने का मिल रहा था, 10 लाख रुपए। तो उनको क्या फायदा होगा बेचारों को? इसलिए उनको एक मुनासिब टाइम दे दिया। ये नहीं कि फौरन से सेल कर दो, जब आपको मुनासिब दाम मिले 90 दिनों के अंदर आप इन शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर दो, तो आप क्या, आप जाहिर बात आप क्वालिफाइड ही रहेंगे। लेकिन अगर 90 दिन गुजर गए और शेयर्स अभी भी इनके पास है, तो फौरन से डिस्क्वालीफाई हो जाए। और याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट के बाद अगर ये ऊपर की सारी कोई डिस्क्वालिफिकेशन आ गई, तो मेरे बच्चे वो बंदा फौरन से मजीद वो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं रहेगा। और अगर तो आप डिस्क्वालिफाइड बंदे को अपॉइंट करते हो, जिस दिन अपॉइंट हुआ उसी दिन से उसकी अपॉइंटमेंट गलत होती है, ये भी याद रखिएगा। अगर तो आपने अपॉइंट ही फ्रॉडिया कर लिया, कन्विक्टेड था, 10 साल नहीं गुजरे थे, आज आपने अपॉइंट कर लिया, आपको 6 महीने बाद पता चला, तो 6 महीने पीछे आगे आज के दिन के ऊपर ही उसकी अपॉइंटमेंट गलत थी। लेकिन अगर आज के दिन के ऊपर एक बंदा क्वालिफाइड था और बाद में उसमें इस तरह की कोई डिस्क्वालिफिकेशन आएगी जो ऊपर हमने डिस्कस की है, तो वो फौरन से मेरे बच्चे उस पोजीशन के लिए नाहल हो जाएगा, इनएलिजिबल हो जाएगा। तो ये बातें मेरे बच्चे, ये सारी बातें यहाँ पे लिख रखी हैं, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करके इसको रीड कर लेते हैं। एक तो ये वाला बता दिया उसने, कह रहा प्रोवाइडर इज सच ए पर्सन, ये उसकी शेयर्स की है, होल्ड शेयर्स, और खुदा के लिए सिर्फ शेयर्स, इसके अलावा कोई और सिक्योरिटी होगी तो आपने उसको कंसिडर नहीं करना। Prior to his appointment as auditor, whether as an individual or a partner in a firm, the fact shall be disclosed on his appointment. ये अल्फाज ढूंढेगा एग्जामिनर पेपर के अंदर, as auditor, and such person shall disinvest या dispose such shares within 90 days of such appointment. ये दो अल्फाज मेरे बच्चे आपने लाजमी उसको बताने हैं, खाली डिस्पोजल भी बात ना कीजिएगा, ये डिस्क्लोजर मेरे बच्चे ये लाजमी बताना आपने। A person will not be qualified for appointment as auditor of a company if he is due to the above mentioned disqualification is disqualified for appointment as auditor of other company which is that company's subsidiary holding or subsidiary of that holding company। अब ये मेरे बच्चे ताल्लुक लाजमी दिमाग में रखना। कहता कि एक बंदा अगर एक कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ, ये बंदा इस कंपनी के लिए अगर डिस्क्वालीफाई है, इसका ऑडिटर नहीं बन सकता, तो ये बंदा इस कंपनी की होल्डिंग का भी ये ना आपने लहरा से ये बना के रखना है। इस तरह का ये ना जब पेपर में हो ना, इस तरह का दिमाग में चाहे बना लीजिएगा, चाहे वहां पे वैसे ही मान लो कि ए लिख दो, यहाँ पे होल्डिंग लिख दो, चलो यहाँ पे सी लिख दो, कंपनी लिख दो, यहाँ पे एच लिख दो, है लेड पेंसिल के साथ साथ वो रखो, रबर शबर रखो, है इसकी सब्सिडी लिख दो, होल्डिंग की सब्सिडी लिख दो। तो ये याद रखिएगा, अगर कोई बंदा एक कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई होगा, वो उसकी होल्डिंग के लिए भी डिस्क्वालीफाई होगा, होल्डिंग की सब्सिडी के लिए भी डिस्क्वालीफाई होगा, और इस कंपनी की सब्सिडी के लिए भी डिस्क्वालीफाई होगा। यानी कि सादा अल्फाज में, जिस कंपनी के लिए भी आप डिस्क्वालीफाई हो, उसकी होल्डिंग सब्सिडी और होल्डिंग की सब्सिडी, ये बस इस ताल्लुक, इतना का ताल्लुक दिमाग में रखना, इससे ज्यादा नहीं। यानी कि आगे यहाँ पे इस कंपनी की एसोसिएट को उसने डिस्क्वालीफाई नहीं किया। अगर आप देखो यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि अगर बंदा इस कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई तो इसकी एसोसिएट के लिए भी डिस्क्वालीफाई, इस तरह के लफ्ज में उसने बोला। उसने कहा कि इस कंपनी के लिए अगर आप डिस्क्वालीफाई हो, इसकी सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालीफाई, इसकी होल्डिंग के लिए भी, और होल्डिंग की आगे सब्सिडरी के लिए भी आप डिस्क्वालीफाई कंसिडर होंगे। तो ये ताल्लुक मेरे बच्चे, जब वही बात अगेन कि प्रैक्टिस करने से ही समझ आएगी, हम जब पास पेपर करेंगे। इसको दोबारा रीड कीजिएगा। कहते पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ ए कंपनी if he is due to the above mentioned disqualification is disqualified for appointment as auditor of other company which is that company's subsidiary, holding company or subsidiary of that holding company। या इस तरह कह लो, अगर आपको ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा हो इस कंपनी के लिए, इस तरह कहना, अगर आपको ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा हो इस कंपनी के लिए और आप उसकी होल्डिंग के लिए डिस्क्वालीफाइड है, तो फिर भी आप इसका ऑडिटर नहीं बन सकते। अगर आप उसकी होल्डिंग की सब्सिडरी के लिए डिस्क्वालीफाइड, यानी कि मान लो इस तरह कर लें, ये मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए की स्पाउस के पास, इस मिस्टर ए की स्पाउस के पास ये जो इस मान लो ये एक्स लिमिटेड है, ये वाई लिमिटेड है उसकी होल्डिंग, और ये जी लिमिटेड है होल्डिंग की सब्सिडी। तो इसकी स्पाउस के पास जी लिमिटेड के शेयर्स, तो मेरे उसे ध्यान रखना कि अगर वो बंदा इस कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाइड है, तो हम कहेंगे वो उसकी होल्डिंग की सब्सिडी के लिए भी डिस्क्वालीफाइड। याद रखोगे इस बात। अगर तो इसकी अपॉइंटमेंट सीधी इसके लिए हो रही हो, वो तो वैसे ही डिस्क्वालीफाइड थी। तो फिर हम मजीद का ताल्लुक क्या देखेंगे कि अगर इस कंपनी की कोई सब्सिडरी है, इसकी होल्डिंग है या होल्डिंग की सब्सिडरी है, ये उसके लिए भी डिस्क्वालीफाई होगा। थोड़ा सा अजीब सा ताल्लुक है, लेकिन भर इसको आपने लाजमी मेरे बच्चे याद रखना। ये 4 चीज़ें आपने सामने बना लेनी है, इसको लिख लेना कहीं ना कहीं, खैर वो वैसे ही लिख रखा है, पर आपने दिमाग में रखना है इसको।
कहता है इफ आफ्टर अपॉइंटमेंट द ऑडिटर बिकम सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि बना लिया हमने उसको ऑडिटर और बाद में हमें पता चला कि इसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन है ड्यू टू एनी रीजन मेंशन अबव, यानी कि अपॉइंट करते वक्त वो सही था, आफ्टर अपॉइंटमेंट, आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट उसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है, he will be deemed to have vacated his office as auditor with effect from the date of disqualification। फिर पहले दिन से वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, जिस दिन उसमें डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगी उस दिन से वो डिस्क्वालीफाई कंसिडर किया जाएगा। अपॉइंट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वो सही था, उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती थी, लेकिन बाद में डिस्क्वालिफिकेशन आ जाए तो जिस दिन डिस्क्वालिफिकेशन आई उस दिन से वो मान लो उसके लिए ऑडिटर कंसिडर नहीं होगा। ए पर्सन हु इज नॉट क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी एक्ट एज ऑडिटर ऑफ ए कंपनी शेल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ लेवल 2 ऑन द स्टैंडर्ड स्केल। याद करें हमने कंपनी लॉ पढ़ा, कंपनी लॉ में 3 तरह की वो सजाएं दिया करता था, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। और हमने डिस्कस किया था स्केल 1 मान लो कि हंड्रेड्स में वो कह लें फाइन, स्केल 2 मेरे बच्चे कुछ बात थाउजेंड्स में चली जाती है, और स्केल 3 में बात लाखों में चली जाती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि उसमें शायद हजारों में उसको लेवल वो पेनल्टी हो सकती है, उसको लेवल 2 की पेनल्टी पड़ेगी। द अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ ए कंपनी ऑफ एन, ये सिर्फ अच्छे तरीके से रीड करने वाले मामला हैं, इनको चाहे उसका याद ना करें, वैसे भी कॉन्सेप्ट ही है मेरे बच्चे। कह रहे हैं अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ ए कंपनी ऑफ एन अनक्वालिफाइड पर्सन आर ऑफ ए पर्सन हु इज सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन। अब ये उनकी बात कर रहा है जो अपॉइंट करते वक्त ही मेरे बच्चे क्या थे, वो डिस्क्वालिफाइड थे। अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ ए कंपनी ऑफ अनक्वालिफाइड पर्सन, जब आप अपॉइंट कर रहे थे उसी वक्त आपने अनक्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट कर लिया, और ऑफ ए पर्सन हु इज सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन टू एक्ट एज सच, या उसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन थी, शेल बी वॉइड, यानी कि वो तो वॉइड कंसीडर होगा। एंड वेयर सच अपॉइंटमेंट इज मेड बाय ए कंपनी द कमीशन में अपॉइंट ए क्वालिफाइड पर्सन इन प्लेस ऑफ द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द कंपनी। अब यहाँ पे मेरे बच्चे एक और अपॉइंटमेंट भी आ गई, एक तो कमीशन अपॉइंट करेगा। याद करें हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ के आए थे, कहाँ कहाँ पे कमिश्नर ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पे कमिश्नर नहीं लफज माजरे कमीशन, एससीसीबी या कमिश्नर, क्योंकि कमिश्नर्स की बात हो रही थी अभी ईमानदारी के मामले में, तो वही दिमाग में रह गया। तो कमीशन ऑडिटर अपॉइंट करेगा। तो कमीशन मेरे बच्चे अब कहाँ कहाँ पे अपॉइंट करता है, मतलब ये भी शामिल कर लो कि अगर कोई डिस्क्वालिफाइड पर्सन को आपने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया तो वहां पे वो गुस्से में आएगा। अच्छा देखो, अगर बाद में डिस्क्वालिफिकेशन आए तो उसको आपने कैजुअल वैकेंसी की तरह ट्रीट करना। अगर आपने अपॉइंट ही गंदा बंदा किया है तो फिर कमीशन को गुस्सा आएगा, वो कहेगा आपने तो शायद जानबूझ के एक गंदे बंदे को ऑडिटर अपॉइंट किया है, इसको तो घर भेजो, और दूसरे नंबर पे अब मैं आपको ऑडिटर मैं खुद अपॉइंट करके दूँ, क्योंकि वहां पे पीछे उसने जिक्र नहीं किया। अगर बाद में डिस्क्वालिफिकेशन आती है उसमें जिक्र नहीं किया कि कमीशन अपॉइंट करेगा, लेकिन उसने यहाँ पे जिक्र कर दिया कि अगर यहाँ पे एक बंदे को आपने अपॉइंट ही गलत बंदे को कर लिया, आपने एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ही डिस्क्वालिफाइड, तो आपने फिर वहां पे बंदा कौन अपॉइंट करेगा, ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, कमीशन। अब 4 जगह थी जहां पे हमने डिस्कस किया था कमीशन अपॉइंट करेगा। पहला ऑडिटर, डायरेक्टर 90 दिनों के अंदर अपॉइंट ना करें, सबसीक्वेंट ऑडिटर मेंबर्स एजीएम में अपॉइंट ना करें, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर 30 डेज में फिल ना करें, और उसके बाद ये वाला आ गया कि अगर डिस्क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट कर लिया हो, यानी कि बाद में डिस्क्वालिफिकेशन आई हो, तो फिर भी ये नहीं नहीं बड़ा पड़ा हुआ मेरे से। कहते हैं कि सलमान, ये जरा देखिएगा, थोड़े से सवाल पास में सारे तो इकट्ठे करेंगे बाद में, लेकिन ये सवाल जरा देखिएगा। कहते हैं कि सलमान इज द शेयर होल्डर ऑफ पालका डॉट लिमिटेड एंड वांट टू अपॉइंट ऑडिटर अदर देन एग्जिस्टिंग ऑडिटर एज प्रपोज बाय द बोर्ड। यानी कि बोर्ड ने प्रपोज कर दिया कि मान लो कि कोई भी मिस्टर एक्स है, हम उसी को ऑडिटर कंटिन्यू रखेंगे, एक्स लिमिटेड गलती करते हुए मिस्टर एक्स है, उसी को हम ऑडिटर कंटिन्यू रखेंगे या उस फर्म को। लेकिन कौन आ गया, सलमान आ गया बीच में, कहता है नहीं नहीं सर, इसकी जगह पे कोई वाई है उसको अपॉइंट करेंगे। तो कहता है कि इन द लाइट ऑफ कंपनी एक्ट 2017, यानी कि जो आपको यहाँ पे बताया गया, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट सलमान शुड फॉलो इन द अबव सिचुएशन, आल्सो डिस्कस द रिक्वायरमेंट दैट आईपीएल शुड फॉलो। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस है वो जो फॉलो करेगा, बिल्कुल अगर उसके पास 10% वोटिंग पावर है वो, हाँ बिल्कुल एक रेजोल्यूशन जमा करवा देगा मीटिंग से कम 7 दिन पहले तक, और वो फोर्थ विद कंपनी। अब ये कंपनी की भी बीच में जिम्मेदारी बता रहा है कि कंपनी क्या करेगी, उसको फौरन से सारे, देखो क्या लिखा है, आल्सो डिस्कस द रिक्वायरमेंट दैट आईपीएल शुड फॉलो। अब कंपनी उसको फौरन से उस नोटिस को दोबारा सारे मेंबर्स को कम्युनिकेट कर देगी, और उसके बाद रिटायरिंग ऑडिटर को भी कम्युनिकेट कर देगी, और रिटायरिंग ऑडिटर फिर वही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, और अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो उसके साथ की बात फिर वो मीटिंग भी अटेंड कर सकता है, उसमें अपना नुमाइंदा भी अपॉइंट कर सकता है। तो मेरे बच्चे ये हमने साथ, और जब अपॉइंट कर लेंगे फिर आगे कंपनी की जिम्मेदारी है
कि 14 दिन के अंदर उसकी रिटर्न कॉन्सेंट के साथ, और ये एक यहाँ पे भी बात करनी कि अगर वो मिस्टर वाई को अपॉइंट करने जा रहा है तो उससे भी उसने रिटर्न कॉन्सेंट पहले ले ली हो तो फिर उसका नाम प्रपोज किया हो उसने। तो ये मेरे बच्चे उसका प्रोसेस था। उसके बाद देखिए, कहते हैं कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन, हर एक इंडिपेंडेंट सिचुएशन में आपने ज्यादा कमेंट करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर विद रेफरेंस टू द एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस। कहता है कि गवा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव रिसीव्ड ए रिक्वेस्ट ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ ए ऑरेंज बैंक लिमिटेड। मोस्ट ऑफ द पार्टनर्स ऑफ गवा एंड कंपनी, अच्छा गवा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक और चीज दिमाग में रखिएगा कि अगर इस तरह नाम लिखा रहा हो गवा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसका मतलब ये कंपनी नहीं होती, हाँ ये फर्म ही होती है। कंपनी के नाम के साथ वर्ड लिमिटेड आए तो मेरे बच्चे अगर कहीं पे यहाँ पे होता है गावा लिमिटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो याद रखिएगा फिर ये कंपनी थी, ये वैसे ही ऑडिटर नहीं बन सकती थी। तो मेरे बच्चे इन चीजों को आपने याद रखना है, गावा एंड को भी लिखा हो या एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लिखा हो या कोई भी इस तरह के अल्फाज लिखे हो, इसका मतलब फर्म ही होता है। तो कहना कि हैव, ये जो भी फर्म है इस फर्म को गावा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इसको मेरे बच्चे रिक्वेस्ट रिसीव हुई है ऑरेंज बैंक लिमिटेड से। मोस्ट ऑफ द पार्टनर्स ऑफ गवा एंड कंपनी मेंटेन देयर अकाउंट्स विद ओबीएल, और ये फर्म के अकाउंट्स भी उसी बैंक में हैं एंड आर एंजॉयिंग क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी फ्रॉम देम। द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर इज ₹3,99,000। तो मैक्सिमम इतना इतना किसी भी पार्टनर, इससे ज्यादा वो ड्यू नहीं क्रेडिट कार्ड की मदद। अगर इन सबको मिला के 12 लाख हो गया तो फिर हमने इंडिविजुअली देखना था। अगर इंडिविजुअली वो 1 मिलियन से ज्यादा कोई भी मकरूज नहीं है तो 1 मिलियन तक भी हो सकता, 1 मिलियन से ज्यादा क्रेडिट कार्ड की मदद में मकरूज नहीं है तो वो क्या होंगे, ये एलिजिबल है, तो ये ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। कहते हैं एप्रीकोट एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट, इसको थोड़ा सा क्योंकि दिमाग में रखना मेरे बच्चे, एज ऑडिटर ऑफ ए बनाना लिमिटेड, यानी कि पाकिस्तान की बात करेंगे, बनाना पब्लिक रिपब्लिक। कहता है कि मिस्टर पंपकिन who is nominee director of the government on the board of directors of Banana Limited, मिस्टर कद्दू है, ये उसी को कहते हैं। अच्छा पक्की बात है, मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं। मिस्टर पंपकिन who is nominee director of a government on the board of director of Banana Limited holds 25% share in Watermelon Limited, कोई और वाटरमेलन लिमिटेड भी है, बनाना लिमिटेड है, उसमें उसके 25% शेयर भी हैं। द स्पोज ऑफ पार्टनर आल्सो होल्ड शेयर्स इन द वाटरमेलन, यानी कि यहाँ पे इस यहाँ का एक पार्टनर है, उसकी स्पाउस के पास इस कंपनी के 25% शेयर्स भी। अब मेरे बच्चे जरा सोचें यहाँ पे क्या ये बन सकते हैं? सोचें। नॉमिनी डायरेक्टर की वजह से दो कंपनी आपस में एसोसिएट नहीं हो, ये दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। उसने सीधा कहते नहीं। सोचें, ऐसा करते हैं इसका ना, क्योंकि ये सवाल बड़ा जबरदस्त है और इस पे लग जाना टाइम। आज आपको ये शेयर कर दिया जाएगा, कैसे सोच के आना आप इसको, मुझे पता करके नहीं आना आप लोगों ने ना, अभी आपसे कोई उस तरह एक आधा नहीं होगा सवाल, बाकी तो हो जाएगा। ले मतलब देखिएगा इसको, ये सवाल अभी मैं शेयर करवा दूंगा उसको, कह के ना सूफी वो शेयर कर देगा। वैसे तो पास पेपर में पढ़ा हुआ, बल्कि पास पेपर शेयर करवा देता, मैं सवाल नंबर बता दूंगा। ले मतलब जल्दी जल्दी करके इसको रख कीजिएगा। अच्छा उसको पढ़ते हुए वो ताल्लुक याद रखना है जो अभी हमने डिस्कस किया था ना, अगर एक बंदा एक कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई हो, उसकी होल्डिंग सब्सिडी अगर उस तरह का ताल्लुक ना बन रहा हो तो फिर भी वो क्वालिफाइड होगा। ये सारी चीज़ें दिमाग में रखें, सिर्फ सोचना है आपने, सिर्फ दिमाग लड़ाइएगा। इसलिए मैं कभी पहले पास पेपर करवाता नहीं थ्योरी के, क्योंकि अगर टीचर ने सारा कुछ बता दिया तो बच्चे ने तो सोचा ही नहीं है। तो मेन मकसद होता था कि कम से कम आप खुद कर लें, लेकिन बच्चों ने क्या अब ये सारे पास पेपर यहाँ पे हमने करने, अगर आप कर भी लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो फिर भी यहाँ पे करने ही है हमने एट द एंड, क्योंकि लास्ट टाइम से मैंने शुरू करवा दिया था ये करवाना। लिमिट राइट्स ऑफ ऑडिटर, इधर छोटी छोटी बातें जरा देखिएगा जरा जल्दी करके, क्योंकि 1-2 दिन है हमारे पास, इसमें हमने ये चैप्टर खत्म करना है। जो कंपनी की मैनेजमेंट की ड्यूटीज हैं वो ऑडिटर के राइट्स हैं। अगर बचपन में आपको याद हो, मैं मैनेजमेंट की कुछ ड्यूटी डिस्कस करके आए, ऑडिट को लेके कुछ ड्यूटीज थी, तो मेरे अच्छे उसी तरह के मिलते जुलते वो जो ड्यूटीज हैं वो एक्चुअली किसकी राइट बन जाएंगी, वो ऑडिटर के राइट हैं। तो यहाँ पे जरा देखिएगा ऑडिटर के क्या राइट्स हैं। एक तो
मेरे बच्चे कंपनी का जितना भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ जिस मर्जी फॉर्म में पड़ा हो, चाहे वो किताबों की शक्ल में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़ा हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, याद है बचपन में आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो कहा हमने डिस्कस किया था, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पढ़ी हो चाहे हार्ड फॉर्म में पढ़ी हो, तो एक ही बात है। तो एक तो ऑडिटर को उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक एक्सेस दी जाए, और उसके बाद मेरे बच्चे उन बुक्स ऑफ अकाउंट से अगर कोई और एक्सट्रैक्ट वगैरह आपने निकाल के रखे हुए हैं, तो कोई समरी समरी बना के रखी हुई है, वहां तक भी इसकी एक्सेस होनी चाहिए। उसके बाद कंपनी की जितनी भी ब्रांचेस हैं, याद है सीलो आपने पढ़ा था, हमने वहां पे डिस्कस किया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा पढ़ लेंगे, कि कंपनी की ब्रांच का रिकॉर्ड कंपनी की ब्रांच पे ही मेंटेन होगा, लेकिन उसकी समराइज रिटर्न, यहाँ पे लफ्ज वो लिखा आ जाएगा रिटर्न वाला भी, उसकी समराइज रिटर्न बना बना के इन्होंने कहां पे शिफ्ट करनी थी, हेड ऑफिस के ऊपर। तो इस कंपनी के ऑडिटर की इसका ये भी राइट है कि वो जो समराइज रिटर्न पड़ी हुई है हेड ऑफिस ना कहें, रजिस्टर्ड ऑफिस, और रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर जो समराइज रिटर्न पड़ी हुई है उन तक भी इसकी एक्सेस होनी चाहिए। उसके बाद मेरे बच्चे कंपनी के जो लोग हैं, कंपनी के लोग, ये जो डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय सिर्फ इस कंपनी के नहीं, इसकी सब्सिडी वगैरह के भी अगर इस तरह के लोग हैं, उन लोगों तक भी इसकी एक्सेस होनी चाहिए जिनके पास कोई रेलिवेंट डाटा हो। और उसके बाद मेरे बच्चे, अगर कंपनी ने अपना डाटा किसी और के पास रखा हुआ, जैसे याद होगा बचपन में एक कंपनी क्या करती थी, इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार अपॉइंट कर लिया करती थी, लिस्टेड कंपनी एक इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार भी अपॉइंट किया करती थी। अब वहां पे मेरे बच्चे इसका मतलब शेयर्स के जितने भी मामला था, तो मुझे ये बताओ क्या शेयर्स की कोई चीज आती है उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर? बिल्कुल, कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है वो बैलेंस शीट में आ रहा है, इशूड शेयर कैपिटल जो भी है ऑथराइज का, वो तो एक ओवरऑल फिगर ऊपर वैसे लिख दी जाती है, उसके नीचे डबल लाइन लगा के उसको बंद करते हैं, लेकिन उसके नीचे जो इशूड कैपिटल है वो तो आ रहा होता है। आप क्या, जब आप बैलेंस शीट चेक कर रहे होंगे, एग्जामिन कर रहे होंगे, क्या उसमें जो इशूड कैपिटल है उसको चेक नहीं करेंगे, एग्जामिन नहीं करेंगे? और लेकिन उसका सारा रिकॉर्ड किसके पास पड़ा होगा? वो मेरे बच्चे पड़ा होगा उसके पास, शेयर रजिस्ट्रार के पास, अगर तो उस कंपनी ने अपॉइंट कर रखा है। तो इस तरह अगर कंपनी का रिकॉर्ड किसी और बंदे के पास पड़ा हुआ है, तो उस बंदे तक भी ऑडिटर की एक्सेस होनी चाहिए। और इसी तरह मेरे बच्चे जो और कोई कंपनीज हैं इस कंपनी के आगे, सब्सिडी वगैरह, अगर उनके कोई रिकॉर्ड चाहिए हो इसको, तो वहां तक भी इसकी एक्सेस होनी चाहिए। रीड कर लेते हैं मेरे बच्चे थोड़ा सा इसमें। कहता एज ऑडिटर ऑफ ए कंपनी हैज द राइट ऑफ एक्सेस एट ऑल टाइम। अच्छा, ऑल टाइम क्यों लिखा उसने? ये नहीं कि जब आखिर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी तभी आप उसको एक्सेस दोगे, कहते नहीं, जिस दिन अपॉइंटमेंट होगी उसकी, उसी दिन से जब तक कंक्लूजन तक वो जो भी नेक्स्ट एजीएम होगी वहां तक मेरे बच्चे उसको क्या होगा, हर वक्त एक्सेस होगी कंपनी बुक्स, अकाउंट्स एंड वॉचर्स इन वट एवर फॉर्म दे आर। इसका मतलब क्या है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़े हो चाहे वो हार्ड फॉर्म में, एंड ऑफ एक्सेस टू सच कॉपीज आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच एज हैव बीन ट्रांसमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी। यानी कि वो जो ब्रांच का जो रिकॉर्ड, जो कॉपी शॉपी जो भी है एक्सट्रैक्ट, वहां पे हमने समराइज रिटर्न भेजे हूँ, टू रिक्वायर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन टू प्रोवाइड हिम, ये सब बुलेट्स हैं, ये सब बुलेट्स आपकी किताब में तो सब बुलेट्स ही हैं नहीं। टू रिक्वायर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन टू प्रोवाइड हिम विद सच इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, जो भी है इन लोगों से भी वो मांग सकता है। कौन? डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जिस कंपनी का वो ऑडिटर है उसके डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय से, एनी पर्सन होल्डिंग आर अकाउंटेबल फॉर एनी ऑफ द कंपनीज बुक्स अकाउंट्स या वॉचर, या किसी और बंदे के पास जिसके पास कंपनी के कोई बुक्स अकाउंट्स वगैरह पड़े हो, या कंपनी की सब्सिडरी अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, यानी कि उसके लोगों से भी, एंड एनी ऑफिसर एम्प्लॉय आर ऑडिटर ऑफ सब्सिडरी अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी आर पर्सन होल्डिंग, वही बात मेरे बच्चे, सब्सिडरी तक भी एक्सेस होगी, और आगे सब्सिडरी का रिकॉर्ड भी किसी और बंदे के पास है, उस बंदे तक भी उसकी एक्सेस होगी। तो मेरे बच्चे ये जरा राइट्स को याद रखिएगा। कह रहा है इफ एनी ऑफिसर ऑफ ए कंपनी रिफ्यूज और फेल्स विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, यहाँ पे बड़े शदीद किस्म का उसने कह दिया। मान लें कि आप यहाँ पे सीएफई में ऑडिट करने के लिए आए, और जिन लोगों से आप डाटा मांग सकते थे उसमें मैं भी था, और मैंने क्या कर दिया, आपने मुझसे कोई रिकॉर्ड मांगा और मैंने आपको वो रिकॉर्ड देने से, या किसी बंदे तक एक्सेस मांगी और मैंने आपको एक्सेस देने से जो मेरे इख्तियार में था, मैंने इनकार कर दिया। अब मेरे बच्चे आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, क्योंकि ये एक्ट बता रहे हैं, और ये एक्ट की जब खिलाफ वर्जी होगी तो कानूनी कार्रवाई होगी। और जैसे ऊपर लेवल 2 की पेनल्टी, कुछ इस तरह का मामला, तो मैंने आपको रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया। अब आप क्या करेंगे, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, और याद अदालत में कौन गया वाला, मैं गया हूं या आप गए हैं? मैंने तो रोका है ना आपको, मैंने आपको रिकॉर्ड नहीं दिया, आप ऑडिटर हो, तो मेरे अच्छे, अब अदालत में कौन गया होगा? आप लोग गए हैं कि सर ये बंदा हमें रिकॉर्ड नहीं दे रहा। अब बचपन में आपको बिलॉ तो याद होगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, जो अदालत में इंसाफ के लिए जाता है, लेकिन यहां पे मामला उल्टा है। कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ भी उस बंदे पर होगा जिस पर ऑडिटर इल्जाम लगा देगा, यानी कि यहाँ पे शदीद किस्म की जिम्मेदारी है कंपनी के उन लोगों की जिन लोगों के पास रिकॉर्ड हो, उन्होंने रिकॉर्ड देना है। अगर इनकार कर दिया और ऑडिटर अदालत में चला गया, तो अदालत उसी बंदे से पूछेगी तू साबित कर अपनी बेगुनाही कि तूने इसको रिकॉर्ड दिया था। तो अगर ना साबित कर पाए तो फिर आप कसूरवार कंसिडर हो, तो ऑडिटर सिर्फ चुप करके तमाशा देखेगा वहां।
सिर्फ इल्जाम लगाएगा और उसके बाद सारा मामला किस पे आ जाएगा, ऑफिसर। तो ये वहां पे उसी तरह के वो जो अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला मामला था यहाँ पे, ये उसी तरह का मामला है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे किसके पर होगा, जिस पर इल्जाम लगा। थोड़ी सी एक्सेप्शन, अगर वहां पे बचपन में कभी, अब दोबारा अल्लाह माफ करे, कभी आपका मन करे मैं बीलॉ का पेपर देता हूँ, तो वहां पे वो जो एक्सेप्शन हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ, एक तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के मामले में बर्डन ऑफ प्रूफ तगड़ी पार्टी पर होता है, एक ऑडिटर के इस तरह के सिनेरियो के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे पर होगा जिस पर ऑडिटर इल्जाम लगाएगा। लेकिन भर और इसको मेरे बच्चे अगर साबित हो गया उसका गुनाह, तो उसको लेवल 3 की पेनल्टी पड़ेगी। यानी कि इसका बता रखा उसने, कहता कि अगर तो किसी ने जो बुक्स वगैरह रिकॉर्ड पढ़ा हो उसकी कस्टडी में, तो उसको ऑडिटर ने मांगा हो, वो प्रोवाइड ना किया हो, या obstructs or delay an auditor in performance of his duties आदि एक्सरसाइज, यानी कि उसके ऑडिटर की ड्यूटीज परफॉर्म करने में उसने किसी तरह की कोई रुकावट बना हो, आदि एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर और फेल टू गिव नोटिस ऑफ एनी, या उसकी पावर एक्सरसाइज करने में ऑडिटर की उसमें कोई रुकावट बना हो, या ऑडिटर को उसने जनरल मीटिंग का नोटिस ही ना दिया। ऑडिटर मीटिंग होने जा रही थी, जिस बंदे की जिम्मेदारी थी कंपनी के अंदर कि आपने भाई ऑडिटर को भी कम्युनिकेट करना है, जैसे कंपनी सेक्रेटरी वगैरह की जिम्मेदारी होती है इस तरह का मामला, तो वो आप उस पर भी मेरे बच्चे इसी तरह का इल्जाम लगा सकते हैं ऑडिटर, और फिर बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर होगा, और फिर मेरे बच्चे उसको जो पेनल्टी है वो हाईएस्ट जो स्केल है लेवल 3 की पेनल्टी वो पड़ सकती है। बेटा ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, अब यहाँ पे जब ये ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर पढ़ रहे होंगे ना, ये शैतान की आंत है अगर आप देखोगे, एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, इतनी जल्दी खत्म नहीं हो। अब ये सेम टॉपिक हमने जाके चैप्टर नंबर 14 में दोबारा पढ़ना है, इसी तरह टॉपिक ना वहां पे गए। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा इसके पीछे ना जरा कहानी देखिएगा, इसलिए मैंने जरा थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश की थी कि ये ना हो कि क्योंकि वहां पे 5 सवाल थे, अगर हम उसको करने शुरू कर देते तो शायद आज वो ही होता। लेकिन तो देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या, अज्यूम कर लो ये सीएफई कंपनी, सीएफई कंपनी किसने किसी मिस्टर ए को कहा कि मिस्टर ए आए हमारा ऑडिट कर दें। तो मिस्टर ए मेरे बच्चे मान लो कि ये वो रास्ता है जो सीएफई की तरफ जा रहा है, वो रोड। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताएं सीएफई ने क्यों कहा होगा मिस्टर ए को कि आए हमारा ऑडिट कर दें, क्या इसकी ख्वाहिश है या इसके ऊपर कानूनी जिम्मेदारी है कि आपने ऑडिट करवाना। कानूनी जिम्मेदारी है, कानून ने इसको कहा। और कानून कौन सा वाला, कंपनी एक्ट 2017। कंपनी एक्ट 2017 ने कह रखा है कि भैया आप लोगों ने क्या करवाना है, अपना ऑडिट करवाना है। तो वहां पे उस कंपनी एक्ट 2017 में था कि ऐसी कंपनी जिसका पेड ऑफ कैपिटल 1 मिलियन तक हो उसको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं, उससे ऊपर जितनी भी कंपनीज होंगी वो ऑडिट करवाएंगे। इतनी सी बात वहां पे लिख रखी थी। अब यहाँ पे मजीद उन्होंने बता दिया कि अगर तो 3 मिलियन से कम हो तो सीए में कोई भी ऑडिट कर ले, और 3 मिलियन से ज्यादा हो तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट करेगा। तो फिर आगे मजीद यहाँ पे चीजें बता दी गई आपको, वो भी कंपनी एक्ट से ली, लेकिन हमारे सिलेबस में वहां पे ये पूरी बात नहीं लिखी हुई। तो कंपनी एक्ट के मुताबिक मेरे बच्चे इस सीएफई ने कहा होगा मिस्टर ए को, सर आए हमारा ऑडिट कर दें। अब मिस्टर ए बड़ा खुश, मेरे बच्चे इंतहाई खुश, इंतहाई खुश, वो ऑडिट करने के लिए वहां पे भागा जा रहा होगा। जब ये भागा जा रहा था तो कंपनी एक्ट ने पीछे से आवाज दी, सर किधर जा रहे हो आप। उसने कहा कि सर वो ऑडिट करने के लिए जा रहा। उसने कहा कि क्या खुशी मिली आपको जब ये सीएफई ने आपको कहा कि हमारा ऑडिट कर दो। कहते सर बहुत खुशी हुई। कहता कि पता है ये क्यों उसने आपको कहा कि ऑडिट करो आगे हमारा। सर मुझे पता है ये आपने इस तरह की रिक्वायरमेंट रखी हुई है, नहीं तो शायद सर मैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर यकीन कर लें, उन्होंने पिछले 1 घंटे से कुछ नहीं खाया सर, तो शायद उन बेचारों का पता नहीं क्या बनना था। तो सर ये आपका बड़ापन है, ये आपकी ही वजह से मुझे ये ऑडिट मिला है, क्योंकि आपकी लीगल रिक्वायरमेंट ना होती तो शायद ये मुझे ऑडिट ना मिलता। अब यहाँ पे मेरे बच्चे अगर आपको याद हो बचपन के अंदर हम जरा थोड़ा सा लेकर जाते हैं उधर, जो हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 11 सी लॉ का। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करनी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करे चाहे वो, और जो कंपनी की ब्रांच वगैरह होंगी वो ब्रांचेस का रिकॉर्ड भी उसने रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर प्रॉपर मेंटेन करना है। इस तरह की सारी बातें, अब वो बातें किस में लिखी हुई थी, कंपनी लॉ के अंदर। ऐसे नहीं मेरे बच्चे कि कंपनी लॉ ने कह रखा था ये जिम्मेदारियां कंपनी की हैं जो कंपनी ने पूरी करनी है। अब होता पता क्या है, ऑडिटर को जब कंपनी एक्ट ने पूछा अच्छा बता तू ये तो ऑडिट करने के लिए जा रहा है तो ऑडिट किसके मुताबिक करेगा। उसने कहा कि मेरे लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वो स्टैंडर्ड्स हैं, मैं जब ऑडिट करूंगा यहाँ पे मैं ऑडिट उस स्टैंडर्ड्स के पहले तो देखिएगा। चले ये दोबारा थोड़ा सा इसको कीजिएगा। ये ऑडिटर जब गया इस कंपनी के अंदर, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपिनियन देना। ऐसे ना मेरे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपिनियन देना। नो डाउट वो एग्जामिन करने के बाद ओपिनियन देगा, लेकिन एग्जामिन तक ना रुक जाए, बात पूरी बताएं मेरे बच्चे, मेन मकसद क्या था, ओपिनियन देना। अब ओपिनियन के लिए याद करें बचपन में हमने डिस्कस किया था, उसको क्या चाहिए थी, एविडेंस, एविडेंस। अब ऑडिटर जब जा रहा था ना वो परेशान था थोड़ा सा कि मैं इस कंपनी का ऑडिट करने के लिए जा तो रहा हूं, लेकिन मेरे पास तो कोई है ही नहीं ऐसा तरीकाकार
कि मैं वो एविडेंस कैसे इकट्ठी करूंगा जिस बेस पे मैंने ओपिनियन देनी है। थोड़ा सा परेशान था। तो यहाँ पे एक मान लो कि ऊपर आसमानों से आवाज आई, मतलब बादलों से, अल्लाह माफ हो, कि ले भैया ऑडिटर साहब आप जा रहे हो, बादल मतलब नीचे से बात करोगे हैं। तो तो आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, आप परेशान हो कि आपने एविडेंस कैसे इकट्ठी करनी है। लो भैया हम आपके लिए कुछ रूल्स या ये कह लें कुछ स्टैंडर्ड्स दे देते हैं, इसके मुताबिक आप काम करना, आपको क्या मिल जाएगी, एविडेंस मिल जाएगी। तो ये बड़ा खुश हो गया बेचारा। अब जब ये खुश खुश उस कंपनी का ऑडिट करने जा रहा था, पीछे से आवाज किसने दी है, कंपनी एक्ट ने, कि भाई आप किधर जा रहे हो। उसने कहा कि ऑडिट करने के लिए। उसने कहा कि यार उस सीएफई के लिए आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हो। अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कंपनी एक्ट ना कहें, यहाँ पे कह लें एससीसीपी है। कौन ये एससीसीपी कंपनी, कंपनी एक्ट के मुताबिक चल रही है कि नहीं, कौन इंश्योर करता है, एससीसीपी, ये उसकी जिम्मेदारी है। अब मेरे बच्चे जब ये ऑडिटर ऑडिट करने के लिए जा रहा होगा, अब देखो एससीसीपी कभी नहीं आप देखोगे मोस्टली कि वो किसी कंपनी में आया हो, उसने आके देखा हो, चल चेक करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कंपनी एक्ट ने कह रखी हैं क्या प्रॉपर आपने मेंटेन की हैं, वो जो ब्रांचेस के रिकॉर्ड सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं ज़कात शकात इस तरह की चीजें सारी आप पे कर रहे हो, क्योंकि कंपनी एक्ट में सारी बातें हैं जो मैनेजमेंट के लिए हैं, जो आपने पूरी करनी है। तो सारी वो जो चीजें कंपनी के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, जो कंपनी लॉ के मुताबिक, वो कौन चेक करता है, एससीसीपी चेक करता है। अब एससीसीपी कहता है हम थोड़े से लोग हैं, हजारों कंपनियां हैं, हम तो पागल हो जाएंगे, हम कहाँ से इतने लोग रखें। लेकिन इनके दिमाग में किसी ने आइडिया दिया, वो ऑडिटर भी तो जाते हैं ना ऑडिट करने के लिए। कहते हैं हाँ, कहते हैं ऐसा करते हैं सर, हम अपनी जिम्मेदारी भी ऑडिटर को दे देते हैं। उसको कहते हैं सर आप तो जा ही नहीं ऑडिट करने के लिए, तो वहां पे जाके जो हमारी जिम्मेदारी है, जो चीजें हमने चेक करनी है, वो भी कौन चेक करेगा, वो भी आप ही चेक करके सर उस पर रिपोर्ट दे दीजिएगा। उस पर ओपिनियन नहीं देनी, बल्कि अपनी रिपोर्ट में जरा वो भी चीजें शामिल कर दीजिएगा जो चीजें हमने चेक करनी है। अब ऑडिटर जब ऑडिट करने के लिए जा रहा होगा मेरे बच्चे, एक तो ऑडिट करेगा ओपिनियन देने के लिए, उसके लिए एविडेंस चाहिए होगी, उसके किसके मुताबिक करेगा ऑडिट, आइजा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आईएसए कह दो या आइजा कह दो, स्पीड में आसान होता है, आइजा बोल दो इसको। आईएसए बोलोगे तो 3 अल्फाज, आइजा इट्स ओके। लो बेटा उसके बाद अब जब ऑडिट करेंगे, ये तो स्टैंडर्ड तो दिमाग में रखेंगे रखेंगे, अब आपने एक और चीज क्या दिमाग में रखनी है, जो एससीसीपी की जिम्मेदारियां हैं, एससीसीपी ने वो जिम्मेदारियां भी आपके नाजुक कंधों पे डाल दी। अब आपने एससीसीपी की जिम्मेदारियां भी खुद निभानी। अब जब यहाँ पे आप ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर पढ़ने होंगे ना, तो ऑडिटर की ड्यूटी के अंदर अब ये दोनों चीजें हमेशा आपने दिमाग में रखे पढ़नी है। एक तो ऑडिटर के ऊपर जिम्मेदारी है, उसने ऑडिट करना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के मुताबिक, और दूसरा मेरे बच्चे इसकी जिम्मेदारी है कि इसने रिपोर्ट करनी है, जो एससीसीपी की जिम्मेदारियां थी, जो एससीसीपी ने जाके चीजें चेक करनी थी, ये भी वही चेक करके उस पर भी रिपोर्ट करेगा। क्या, जैसे अभी हम डिस्कस कर लेंगे, कंपनी ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह हैं वो प्रॉपर मेंटेन की हैं, पिछले 10 सालों तक का रिकॉर्ड सारा संभाल के रखा हुआ है। वही जिस तरह जो हम कंपनी एक्ट के अंदर वो चीजें पढ़ के आए थे चैप्टर नंबर 11 के अंदर, वो सारी मेरे बच्चे ये ऑडिटर जाके चेक करेंगे। अब जब ये ड्यूटीज आपने पढ़नी है, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, तो ये दोनों चीजें दिमाग में रखनी, क्योंकि अगर सिर्फ वो दिमाग में रखेंगे तो मेरे बच्चे जब इस तरह की बातें आना शुरू हो जाएंगी, सर ये क्या कर रहे हैं, इन चीजों पे हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, तो ये भी ऑडिटर का काम है। तो ऑडिटर का काम था नहीं मेरे बच्चे, लेकिन किसने ऑडिटर का काम, ऑडिटर को ये काम दे दिया, एससीसीपी ने। उसने कहा कि देखो मैंने आपकी नौकरी दी है, अगर मैं ना होता तो शायद आपको ये नौकरी ना मिलती ऑडिटर को का। तो हल जजाउल एहसान इल्लल एहसान, मैंने आप पर एहसान किया तो जाते हुए एक एहसान तो भी तो मुझ पे कर जा। तो उसने उसने अपनी जिम्मेदारियां क्या कर दी, इस ऑडिटर को दे दी। अब मेरे बच्चे इस लिहाज से आपने पढ़ना है, और ये सारे का सारा एक जाएंगे अगर चैप्टर नंबर 14, उस चैप्टर नंबर 14 के अंदर भाग के चलें जरा थोड़ा सा, तो आखिर पे जाओ जरा। ले बेटा पेज नंबर 230, मिल गया। इस पे एक फॉर्मेट दे रखा है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स की रिपोर्ट का, कि जब ऑडिटर रिपोर्ट देता है वो इस शक्ल में होती है। अब जब ये रिपोर्ट देगा तो इस रिपोर्ट के अंदर वो रिपोर्ट कर रहा है, अगर आप देखोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, दो चार चीज करने से एक ही बात होती है। उसके नीचे अगर आप हेडिंग देखोगे, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हेडिंग लिखी हुई है 231 के ऊपर। और इसमें तो देखो ये सारी बातें जो अभी आप पढ़ रहे हो, ये सारी बातें वहां पे वो दोबारा जिक्र करेगा उसी तरह। तो इसलिए मेरे बच्चे जो यहाँ पे चीज पढ़ रहे हो, बस ये दिमाग में रख के पढ़ना कि ये चीज आगे फिर आ जाएगी हमारे पास।
ये तो असाइनमेंट भी आपकी वापस करनी है। जबरदस्त, देखिएगा ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। अभी हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले ऑडिटर की ड्यूटी जिन्होंने नहीं दी वो उन्होंने प्रोवाइड भी करनी है असाइनमेंट। उन्होंने कहा कि मैं तो बड़ी मुश्किल से जान छुड़वा के आया हूँ आज, और आपने असाइनमेंट का जिक्र कर दी। ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? ऑडिट कंडक्ट करेगा किसके मुताबिक? इन अकॉर्डेंस विद आइजा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जब इसके मुताबिक ऑडिट करेगा, ये आइजा क्या प्रोवाइड करते हैं इसको? सहूलत प्रोवाइड करते हैं एविडेंस इकट्ठी करने में, क्योंकि वैसे तो इसको एविडेंस इकट्ठी नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर वो सारे तरीकेकार बता रखे हैं प्रोसीजर कि इसके मुताबिक अगर आप ऑडिट करोगे तो आपको एविडेंस मिल जाएगी। उसके बाद कैरी आउट सच एग्जामिनेशन टू इनेबल हिम टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू, और जाहिर बात है वो सारा तरीकाकार अडॉप्ट करेगा, एग्जामिनेशन अडॉप्ट करेगा जो इसको काबिल बना दे ओपिनियन देने के लिए। ओपिनियन किसके ऊपर? कि कंपनी ने किस चीज के ओपिनियन, कंपनी ने मुनासिब जो रिकॉर्ड वगैरह थे वो भी मेंटेन किए। हालांकि ओपिनियन तो उसने देना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो कंपनी एक्ट और आइजा वो दोनों मिला के पढ़ रहे हैं, यानी कि दोनों की जिम्मेदारियां पढ़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे वो ये जो एग्जामिन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह को, जाके वहां पे खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह भी वो चेक करेगा। क्या कंपनी, उसकी राय में क्या कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह और ब्रांच का रिकॉर्ड वगैरह वो सारा मेंटेन किया हुआ? ये जाके वैसे किसने चेक करना था? एससीसीपी ने। लेकिन ये कौन चेक कर रहा है? ऑडिटर। वो कहेंगे जा तो रहा है, ये तो सारा कुछ चेक करेगा, वहां पे जाते ये भी चीजें तेरे सामने आनी है, तो इसके ऊपर भी तो रिपोर्ट देना, ताकि हमारी जिम्मेदारी। इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन एग्रीमेंट विद अकाउंटिंग, ये मेन काम तो उसका ये था वैसे अगर देखा जाए। ये वाला समझो कि एससीसीपी का है और ये उसका जेन्युइन काम है। लेकिन पर द ऑडिटर विल मेक आउट ए रिपोर्ट टू द मेंबर्स एंड द रिपोर्ट विल स्टेट वेदर आर नॉट इन देयर ओपिनियन। यानी कि रिपोर्ट के अंदर ये सारा जिक्र करता है, ये जो हम आखिर में चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे ना, एक्चुअली ये यहाँ पे मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए। ये पढ़ाना पहले हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ना चाहिए फिर इसको। लेकिन वही बात, जरा मेरी तरह थोड़ी सी आदत है, चाहे हम थोड़े से औखे हों, लेकिन एक चीज यहाँ पे पढ़ लें, जब वहां पे जाएंगे तो वो चीजें रिपीट होंगी, कम से कम हम थोड़ा सा लिंक करके उसको नए सिरे से दोबारा पढ़ लेंगे और चीजें रिपीट हो जाएंगी। तो इसलिए मैं रोचे यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज जब तक आपके सामने रिपोर्ट ना हो तो रिपोर्ट के बगैर इन चीजों को पढ़ना थोड़ा सा मसला है। लेकिन मेरे बच्चे रिपोर्ट के अंदर अलहदा से पैरा भी आपने देख लिया कि ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट देगा मेंबर्स को, उस रिपोर्ट के अंदर मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां भी बता रहा होगा और अपनी जिम्मेदारियां भी बता रहा होगा। जब अपनी जिम्मेदारियां बताएगा उसमें ये सारी लाइनें लिखेगा जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिख रहे कि मेरा तो ये काम था, मेरी ये जिम्मेदारी थी, जो मैंने बड़े आसान तरीके से पूरी कर दी है। क्या है कि ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन के वो बताएगा उस रिपोर्ट के अंदर कि सर मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं क्या करूं, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करूं जिस बेस पे मैं अपनी ओपिनियन दूं। और उसके बाद प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड टू बी केप्ट। और सर मेरी जिम्मेदारी थी मैं इस चीज को भी चेक करूं कि कंपनी ने एक्ट, और एक्ट कौन सा है? कंपनी एक्ट 2017, क्या उसके मुताबिक क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन की हैं? सर मेरी जिम्मेदारी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉन अप इन अकॉर्डेंस विद एक्ट, और के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जहां पे वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी हो, तो वहां पे मेरे बच्चे इसके मुताबिक जो हमारे एक्ट है उसके मुताबिक भी बनी हो। और उसके बाद मेरे बच्चे, और वो सारी बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी, बैलेंस शीट और सारे के सारे पांचों के पांचों। और वेदर आर नॉट इन देयर ओपिनियन, साथ ये भी कहेगा देखो कि कंपनी ने जितने खर्चे किए हैं वो खर्चे सारे के सारे कंपनी के मकसद के लिए थी, जितनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो भी कंपनी के मकसद के लिए थी, और कंपनी ने जितनी गारंटी दी है उस सब में कंपनी का अपना मकसद, इस पर भी रिपोर्ट देगा। आज ये कौन चेक करता है? ये कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है। कंपनी एक्ट ने कह रखा है कि कंपनी जो इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंडिचर गारंटी वो देगी किसी तरह की, वो कंपनी के मकसद में हो। अगर आपको डायरेक्टर्स की रिपोर्ट याद हो, डायरेक्टर की रिपोर्ट भी हमने पढ़ी थी, मेरा ख्याल है कि उसमें चैप्टर नंबर 10 के अंदर नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद इसी में पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 11 के अंदर, 11 के अंदर ही पढ़ी थी। तो वहां पे मेरे बच्चे डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में ये सारे कंटेंट इस तरह के हुआ करते थे कि कंपनी ने जो खर्चे किए हैं वो सारे के सारे खर्चे वो कंपनी ने अपने मकसद के लिए किए हैं। तो और जक़ात, हालांकि ये जक़ात का इसका क्या ताल्लुक भैया, लेकिन ये क्योंकि ये कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि कंपनी ने जक़ात डिडक्ट करके उसको जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा करवा दिया हो। अब ऑडिटर क्या है, तो कंपनी एक्ट ने ये भी कह दिया कि जाके आपने क्या कर देना, इसको भी रिपोर्ट कर देना। तो ये मेरे बच्चे ऑडिटर की, इसको थोड़ा सा इकट्ठा करके अगर आप रीड करेंगे दिक्कत तो होगी, लेकिन इसको आपने अभी पढ़ लेना, और पढ़ते हुए दिमाग में क्या रखोगे, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या ड्यूटीज हैं, एक ही बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर कह दो या ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आईएसए के मुताबिक भी हैं और कंपनी एक्ट के मुताबिक भी हैं। तो तब पढ़ोगे तो आपकी जिंदगी आसान होगी, नहीं तो मेरे बच्चे फिलहाल स्टैंडर्ड तो भी हमने पढ़े नहीं, ऑडिट स्टैंडर्ड, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत होगी यार, ये हम सर ने तो कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उससे रेलिवेंट बातें करते हैं, ये पता नहीं सर ज़कात शकात कहाँ से आ गई, सारा कुछ रीड करने की जरूरत है ना? मुझे आप लोगों पे इतना भरोसा नहीं, क्योंकि मेरे बच्चों देखो,
जल्दी जल्दी रीड करेंगे, 2 से 4 मिनट लगे, अभी हमारे पास हैं 8 मिनट। लिमिट कहता कंपनी ऑडिटर विल कंडक्ट द ऑडिट एंड प्रिपेयर हिज रिपोर्ट इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एज अडॉप्टेड बाय द आई कैप, यानी कि जारी बात है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ISA या इसको आइजा कह लो, यानी कि ऑडिट तो हमने इसके मुताबिक ही कंडक्ट करना होता है। कहता कंपनी ऑडिटर मस्ट कैरी आउट द सच एग्जामिनेशन टू एनेबल हिम फॉर्म एज टू ओपिनियन, इनके वो थोड़ी थोड़ी करके सारी आपको बता रहे हैं। एक तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के मुताबिक हमने क्या करना है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है, उसको एग्जामिन करना है, और एग्जामिन करने के बाद हमने क्या करनी है, ओपिनियन देनी है। और किस चीज के बारे में ओपिनियन, वेदर एजुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी एंड रिटर्न एजुकेट, और रिटर्न ये वाले कौन से रिटर्न है, वो जो ब्रांचेस के जो समराइज रिटर्न, ये उन समराइज रिटर्न की बात कर रहा है मेरे बच्चे। क्या कंपनी ने अपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, और वो जो समराइज रिटर्न है क्या वो भी मुनासिब हैं जो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे पड़े होने चाहिए थे, और वेदर द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन एग्रीमेंट विद द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड रिटर्न, और जो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं वो उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड, वो जो ब्रांचेस की रिटर्न हैं क्या उसके मुताबिक है। एक तो मेरे बच्चे इस तरह की बात है। और उसके बाद कहता है द ऑडिटर विल मेक और रिपोर्ट टू द मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन द अकाउंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एंड ऑन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन, जारी बात है मेरे बच्चे, देखो मेन मकसद तो हमारा ऑडिट करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, अगर उस लिहाज से देखें, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से जहां से बनी है हमने उनको भी तो देखना है ना, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स से, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर गलत होंगी तो पक्की बात है उससे बनने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी गलत होंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी चेक करते हैं। मकसद क्या है, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो चीज आ रही है वो सही है कि नहीं। एंड ऑन एवरी अदर डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सच स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग नोट्स स्टेटमेंट्स, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो जो चीज भी हिस्सा बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप लोग 5 कंपोनेंट्स तो पढ़े हैं, वो पांचों के पांचों या उसके अलावा भी अगर कोई रिपोर्ट उसके साथ अटैच हो। अच्छा एक चीज और देखिएगा, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, जब मेंबर्स के घरों में जाती है 21 दिन पहले नोटिस के साथ, उसमें साथ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट भी लगी होती है और ऑडिटर की रिपोर्ट भी लगी होती है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ डायरेक्टर की रिपोर्ट लगी होती है, ऑडिटर ने तो रिपोर्ट खुद दी है, ये जो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट लगी होती है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा नहीं होता। ये भी याद रखिएगा, ये ना हो कि यहाँ पे जब आप पढ़ रहे हो तो शायद अभी इतना तो आप सोचेंगे नहीं पहले नंबर पे, लेकिन अगर कहीं पे सोच में आ भी जाए तो वहां पे ये ना कहना कि सर वो तो फिर वो जो डायरेक्टर्स की क्या हो सकता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मजीद कुछ अटैच होगा, तो शायद ये जो इन नोट्स स्टेटमेंट्स या शेड्यूल की बात हो रही है तो शायद ये वो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट की बात करें। नहीं नहीं, ये जो कोई फिक्स एसेट के शेड्यूल्स लगे हुए हैं साथ, कोई और स्टेटमेंट्स लगी हुई हैं साथ कुछ इस तरह की, कोई नोट्स जैसे कंपेरेटिव फिगर्स वगैरह कुछ इस तरह की, वो चीजें इसमें मेरे बच्चे जिक्र हो रहा होता, which are to be laid before the company general meeting and report will state, तो ऑडिटर की रिपोर्ट में क्या कुछ होगा, whether or not they have obtained all the information and explanation which, और ये जब रिपोर्ट देगा ना, रिपोर्ट देते वक्त ये अल्फाज भी बोलता है, क्या मैं इस काबिल था कि मैंने सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इकट्ठी कर ली जो मेरे नॉलेज में वो सही है, और इसी बेस पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कह रहा हूँ ये सही है। तो मेरे बच्चे ये सारी बातें, और रिपोर्ट लिखते वक्त जब हम रिपोर्ट पढ़ेंगे इसका जो फॉर्मेट है या जो आपके साथ रियल रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, ये वाकई ही ऐसे होती है। इसमें यह ना कहना कि एथिक्स की तरह सिर्फ हम किताबों में पढ़ेंगे और ये सिर्फ चीजें किताबों में रह जाती हैं, जब आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे रिपोर्ट्स के अंदर ये बड़ी डिटेल में सारी चीजें ऑडिटर लिखता है। Correct, whether or not they have obtained all the information and explanation as to the best of their knowledge and belief was necessary for the purpose of audit, and if not, the details and the effect of such information on the financial statement। यानी कि ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट दे रहा होगा, रिपोर्ट के अंदर उसकी जिम्मेदारी है वो इस तरह के अल्फाज लिखेगा वहां पे कि मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन इकट्ठी कर ली जिसकी बेस पर मैं क्या करूंगा या जिन चीजों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर किसी तरह का कोई इफेक्ट है। कहता है whether or not in their opinion proper books of accounts, वही बात ऊपर वाली, और whether or not in their opinion the statement of financial position and profit and loss, वही बात, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिस दिन की पोजीशन बता रही है वो सही बता रही है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जिस साल की परफॉर्मेंस बता रही है वो सही बता रही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो लिखा है वो भी सही है, यानी कि वो पांचों का जिक्र करके हर एक का अलग-अलग बताता है स्टेटमेंट अपनी रिपोर्ट के अंदर। कहता है whether or not in their opinion and in the best of their information explanation जो भी है the said accounts give the information required by this act। अब ये दिस एक्ट किसकी बात हो रही है, कंपनी एक्ट, इन द मैनर सो रिक्वायर्ड एंड गिव इट ट्रू एंड फेयर। कहता है कि इन द केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और फिर वही बात है वेदर आर नॉट देयर ओपिनियन, जितने खर्चे किए थे वो खर्चे या जो इन्वेस्टमेंट थी या जो गारंटियां दी थी वो कंपनी के मकसद के लिए दी थी, और कंपनी ने ज़कात डेबिट करके उसको प्रॉपर पे कर दिया है। तो ये मेरे को कुछ जिम्मेदारियां उसने बता रखी, ये एक्सप्लेनेशन वाला सिलसिला भी देखना पड़ना है। वेयर द ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेन रेफरेंस टू एनी अदर रिपोर्ट स्टेटमेंट, इसको आप नहीं, इसको कल पढ़ेंगे, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ
अब मैं आपको दोबारा बता दूं, ये आपने कोशिश करनी है इन चीजों का, ये एक्सप्लेनेशन के अलावा जो ऊपर की बातें उनको किसी हद तक यहीं पे याद कर लीजिएगा इस तरह। सर ये काम कहाँ पे आएंगी, जब हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे। ये सारी बातें रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर लिखता है, ये सारी बातें, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मैंने आपको दिखाई है उसके जरा पढ़िएगा, वो सारी यही बातें दोबारा वहां पे लिखी हुई। तो मेरे बच्चे इस लिहाज से बस आपने याद रखना है इसको। ये जरा देखिएगा। आप लोगों ने मेरे बच्चे बहुत अच्छा लिखा, और अगर तो इसी तरह लिखते गए तो यकीन कर लें कमाल हो जाएगा। प्रतिभा बेटा बेहतरीन था। बस अगर कहीं पे जिस तरह क्वेश्चन का नंबर जिस तरह दिया हो, बस उसी तरह करना। बाकी हमने सही किया था, बस एक जगह पे ए स्मॉल कैपिटल में उसने वो किया होगा, आपसे पूछा होगा, लेकिन आपने उसको कैपिटल लेटर में लिखा होगा, जबकि स्मॉल कैपिटल में आपने उसको लिखना है आंसर। ये पेपर एग्जामिनर ध्यान करते हैं। आप लोगों ने काफी हद तक किताब के मामला को दिमाग में रखा, यानी कि किताब को मैं तो यही समझूंगा आपने किताब को मोस्टली याद कर लिया, यानी कि किताब की चीजों को उस लिहाज से आपने ये आंसर किए। बहुत जबरदस्त था मेरे बच्चे, बेहतरीन कसम। एक चीज दिमाग में रखिए, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आप देखते हो ना, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसको आपने हमेशा मेरे बच्चे कोशिश करना है इसको कैपिटल वर्ड्स के अंदर ही लिखना। उसमें जो पहला पहला जो लेटर है उसका वो कैपिटल ही होना चाहिए। चाहे वो किताब के अंदर उसने की कर रखा है, लेकिन ये बनता नहीं कि एक नाम है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो उसको जरा थोड़ा सा वो करके करना है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे बच्चे आपने वलीद वलीद आपने माशाल्लाह किताब के साथ साथ जो कंसेप्टली जो सीखा उसका सही प्रयोग किया है भरपूर तरीके से। लेकिन उसमें जो बहुत काम की चीजें थी ना बीच में, वो अक्सर मिस हो गई। जैसे मान लो कि ये जो ऑडिटर के लिहाज से हमने बात की थी कि जो उसका मकसद है, सॉरी, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो एप्लीकेबल, वो किस लिहाज से हम यूज करते हैं, उसमें हमने ये बात आपने जिक्र ही नहीं कहीं पर भी किया कि वो जो कोई भी एंटिटी है उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके जो बिजनेस की नेचर है, ये उस लिहाज से हम उसको यूज करते हैं। लेकिन इसका कहीं पे कोई जिक्र नहीं था इस तरह का। और एक एक कुछ बच्चों ने लिखा हुआ कि मेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कुछ इस तरह का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेक नहीं करते मेरे बच्चे, मुझे डर है कहीं बेक ही ना कर दें आप उसको। आपने उसको प्रिपेयर करना है, कोशिश करें उसको, उसके लफ्ज प्रिपरेशन, ना कि मेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये मैं सिर्फ इसलिए ये नहीं कर रहा खुदा ना खासा कि कोई मैं वो कर रहा हूँ, हमारे ये कि ये थोड़ी थोड़ी बातें ना जो हमारी कोई ये गलतियां पेपर में जाके होंगी, तो बेहतर नहीं कि हम उसको यहीं पर डिस्कस कर लें। बाकी मैंने जहाँ पे कोई था कहीं जहाँ पे नजर आया कोई हो सकता था, तो वो मैंने बताने की कोशिश की। एक दफा आपने लाजमी इसको देख लीजिएगा। और ये जो रीजनेबल साहब ने बताई थी यहाँ पे कहीं पे हाई शाई का जिक्र ही नहीं किया, जबकि उसके बगैर में रखे वही बात जो आपने यहाँ पे पढ़ा, मोस्टली आपने उसके मुताबिक जो सुना उसके मुताबिक सॉल्व किया। और ऑनलाइन वाले बच्चों, आप भी मेरे बच्चे अपनी स्टेटमेंट्स वो जमा करवा दें, असाइनमेंट्स, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मेरे बच्चे। ये अगेन कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है आज का, आपका सिर्फ आज का काम, इसके बाद नहीं। लेकिन ये आज की जो चीजें हैं थोड़ी सी, ये जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी है, आपने करते ना करते, चाहते ना चाहते हुए आपने इनको याद कर लेना है। तो मेरे बच्चे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी यहीं से पढ़ना शुरू। बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर था, कल टेस्ट होगा मेरे बच्चे।